हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। हमने अभी जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा है ये सब कुछ एनसीईआरटी का कॉपी है। तुम चाहो तो इन चीज़ों को एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। तो पहले हम उन बातों पे फोकस करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया है, उसके बाद हम चलेंगे एडवांस लेवल पे। ठीक है, तो ये जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट जाने अनजाने तुम 9th-10th में भी पढ़ चुके हो। तो देखते हैं। और एक और चीज सुन लो, जब तुम रेडॉक्स पढ़े हो तो रेडॉक्स में अगर तुम प्रैक्टिस थोड़ा कम भी किए हो तो तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा। बट मोल कॉन्सेप्ट ऐसा चैप्टर है जिसमें तुमको प्रॉपर प्रैक्टिस का जरूरत है। तुम ढेर सारे क्वेश्चंस करोगे तभी तुम अच्छा कर पाओगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर का प्रॉब्लम कहां से करोगे? एन अवस्थी का बुक ले लेना, पूरा नाम है उसका नरेंद्र अवस्थी। नीट के लिए भी आता है और एडवांस के लिए भी आता है। ठीक है, तो नीट वाला नीट का प्रिपरेशन करता है जो लोग, वो नीट के लिए ले लेगा, और जो एडवांस का प्रिपरेशन करता है मतलब आईआईटी का प्रिपरेशन करता है वो आईआईटी के लिए ले लेगा। उसी से क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, एक दो लेक्चर के बाद हम बताएंगे कि उसमें कौन कौन क्वेश्चंस तुम्हें करना है, कौन कौन अभी नहीं करना है, क्योंकि वो मिक्स्ड दिया है। तो जो पढ़ाएंगे अभी उसी का क्वेश्चंस बनेगा, सारा तो बनेगा नहीं। और जब अब तुम ये सोचोगे चैप्टर खत्म हो जाएगा तब क्वेश्चंस करेंगे, तब तो काफी लेट हो जाएगा ना। ठीक है, तो तुम एन अवस्थी के बुक से क्वेश्चंस करोगे। हम ग्रुप में शेयर कर देंगे वो बुक, सॉफ्ट कॉपी है हमारे पास, बुक शेयर कर देंगे। ठीक है, देखते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहले हम बात कर लेते हैं। होता क्या है, मास ऑफ वन कार्बन एटम, कार्बन के वन एटम, मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम का मतलब यह हुआ कार्बन का आइसोटोप भी होता है, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। आइसोटोप पढ़े होगे 9th-10th में। आइसोटोप उसको बोलते हैं दो, जैसे ये है कार्बन 12, सॉरी एक कार्बन है जिसका एक एटम का मास 12 है, और एक ऐसा कार्बन है जिसके एक एटम का मास 13 है, और एक ऐसा कार्बन है जिसके एक एटम का मास 14 है। ठीक है, तो सब कार्बन ही है, सबका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। ऐसे स्पेसिस को बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप, सेम प्रोटॉन। आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, मास अलग होता है। तो मास अलग किसके वजह से होता होगा? न्यूट्रॉन के नंबर में डिफरेंस होता है जिसके वजह से मास अलग होता है। ठीक है, फिलहाल ये तुम जानते हो आइसोटोप, इसलिए हम इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये 9th-10th की बात है। अब जरा गौर करो, कार्बन 12, मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम इक्वल टू 12 AMU, ये अज्यूम कर लिया गया। कार्बन 12 के एक एटम का मास 12 AMU अज्यूम कर लिया गया। अगर ऐसा हम अज्यूम करते हैं तो 1 AMU इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 से इधर डिवाइड कर दो तो 1 AMU इक्वल टू हो जाएगा 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, सॉरी 1 कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम। 12 से दोनों तरफ डिवाइड करो ना तो इधर हो जाएगा ना 1 AMU, और इधर हो जाएगा 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। मतलब 1 AMU किसके बराबर होगा? एक कार्बन 12 एटम का मास का 1/12 जो होगा उसी को बोलेंगे 1 AMU। ठीक है, मतलब तुम ये समझो AMU कुछ और नहीं है, जैसे तुम वेट कैसे मेजर करते हो, ग्राम में, किलोग्राम में, टन में, उसी तरह से AMU भी वेट मेजर करने का एक तरीका है। तो 1 AMU कितने के बराबर होगा? कार्बन 12 के एक एटम के 12वें भाग के बराबर होगा 1 AMU। 1 AMU 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब चूंकि ये मास का ही यूनिट है तो ग्राम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो 1 AMU इतने ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, अब जरा गौर करना,
हाइड्रोजन एटम का मास जब डिफरेंट टेक्निक से मेजर किया गया तो वो आया 1.6736 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। अगर एमयू में इसको कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं 1 एमयू इक्वल टू इतना ग्राम, तो इतना ग्राम इक्वल टू कितना एमयू, नहीं निकल जाएगा? इतना ग्राम, देखो अगर हम लिखें 1 ग्राम तो 1 ग्राम इक्वल टू 1 बाई इतना एमयू, इसको इधर लेके चल जाओ तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना एमयू पता चल जाएगा। और इस तरह से इतना ग्राम इक्वल टू कितना एमयू, दिस इंटू 1 बाई 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 और इसको 1 बाई 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, या ये बोलो इसको 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक हाइड्रोजन एटम का मास इतना ग्राम होता है, उसको एमयू में कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं 1 एमयू इक्वल टू दिस, और 1 ग्राम इक्वल टू, इसको इधर लेके चल जाएंगे तो 1 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा, और इतना ग्राम है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाई 1.6605 इन 10⁻⁻24 से, एमयू में हाइड्रोजन एटम का मास आ गया। ठीक है, ध्यान देना ये अजम्पशन है कि कार्बन के एक एटम का मास को 12 एमयू अज्यूम कर लिया गया है। ठीक है, अब जरा गौर करना ये एमयू क्या है, तो ये भी तुम पहले से जानते हो, हालांकि हम बता दें एमयू का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, इसी को यूनिफाइड मास भी बोला जाता है। ठीक है, अब जरा चलते हैं अब किसी एटम का मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम आ गया 1.008 एमयू। अगर पूछा जाए मास ऑफ 1 सिलिकॉन एटम तो क्या होगा, इन एमयू सिलिकॉन एटम का मास ग्राम में जो कुछ भी रहेगा उसको इतना से हम डिवाइड कर देंगे तो वो किस यूनिट में आ जाएगा, वो आ जाएगा एमयू में। ठीक है, तो ये लिखता है एनसीईआरटी, हालांकि इस पर हम डिटेल बात करेंगे अभी, पहले एनसीईआरटी के पॉइंट्स को हमने केवल रखा है। इसके बाद हम देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास, ये क्या हुआ, ये हो गया एटॉमिक मास। क्यों एटॉमिक मास, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम के एक हाइड्रोजन एटम का मास है तो एटॉमिक मास। ठीक है, अब एक होता है एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज का मतलब तो होता है कि एक से ज्यादा रहेगा तभी एवरेज की बात होगी। कई सारा एलिमेंट है, जैसे उसमें एक कार्बन भी है जो डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास में एग्जिस्ट करता है, मतलब जिसका आइसोटोप्स होता है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये कार्बन का 3 आइसोटोप्स है। नेचर में जितना भी कार्बन अवेलेबल है, चाहे पहाड़ पे पत्थर के फॉर्म में, उसमें भी कार्बन है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो कार्बन तो हुआ। जितना भी लिविंग थिंग्स है, जितना भी प्लांट्स है, सब में कार्बन है। अर्थ क्रस्ट में, कोयला में, ये सब में कार्बन है। तो ये सब कार्बन का जब स्टडी किया जाता है तो जो कार्बन का परसेंटेज अर्थ और अर्थ के इन्वायरमेंट में जो है वो है 98.892%। कार्बन 12 का परसेंटेज है, मतलब जितना भी कार्बन अवेलेबल है उसमें 98.892% कार्बन 12 है, 1.108% कार्बन 13 है एंड 2 इंटू 10⁻⁻10% कार्बन 14 है। मतलब जितना भी कार्बन अवेलेबल है अर्थ पे उसमें से ज्यादातर कार्बन 12 है, क्योंकि 99% ऑलमोस्ट कार्बन 12 है, 1% के आसपास कार्बन 13 है और ऑलमोस्ट 0% के आसपास कार्बन 14 है। ठीक है, अब जो हम पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास देखते हैं किसी एलिमेंट का, तो वो इनफैक्ट एवरेज एटॉमिक मास होता है। पीरियोडिक टेबल में जो तुम एटॉमिक मास देखते हो वो इनफैक्ट एवरेज एटॉमिक मास होता है। किसका एवरेज होता है, आइसोटोप का एवरेज होता है। जिसका भी आइसोटोप एग्जिस्ट करता है, जिसका आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करता है उसका तो बात ही नहीं है, बट जिसका आइसोटोप एग्जिस्ट करता है तो उस केस में एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है, वही एवरेज एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में लिखा जाता है। तो जैसे कार्बन की ही बात कर लें तो कार्बन का 3 आइसोटोप है और तीनों का रिलेटिव अबंडेंस, मतलब जितना भी कार्बन है उसमें 99% के आसपास कार्बन 12, 1% के आसपास कार्बन 13, ऑलमोस्ट 0% के आसपास कार्बन 14 होता है।
कार्बन 12 का मास 12 mu, कार्बन 13 का मास 13.00335 mu एंड कार्बन 14 का मास 14.00317 mu होता है। अगर हम कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना चाहें, एवरेज एटॉमिक मास, तो हम लिखेंगे A1 इंटू P1 प्लस A2 इंटू P2 प्लस A3 इंटू P3 बाई 100। P1 P2 P3 परसेंटेज अबंडेंस है, ठीक है। A1 A2 A3 है एटॉमिक मास, कार्बन 12 का एटॉमिक मास A1 A2 A3, मतलब जिसका भी एटॉमिक मास लो उसको उसके परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करो, दूसरे का एटॉमिक मास उसके परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करो, तीसरे का एटॉमिक मास उसके परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करो, और तीनों के परसेंटेज को जोड़ दो, P1 P2 P3, तो परसेंटेज जब जोड़ोगे तो 100 आएगा, परसेंटेज जब जोड़ोगे तो 100 आएगा, तो नीचे हमने 100 लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह से निकलता है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। अगर ये परसेंटेज नहीं दिया रहता, ये फ्रैक्शन दिया रहता, ये फ्रैक्शन दिया रहता, तो वैसे केसेस में यहां पे हम फ्रैक्शन को यूज करते और नीचे फ्रैक्शन का सम यूज करते, और जब फ्रैक्शन का सम यूज करते हैं तो फ्रैक्शन का सम क्या होता है 1, परसेंटेज का सम 100 और फ्रैक्शन का सम 1, ठीक है। तो इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा, जो कि आ जाएगा 12.011 mu निकालोगे तब, ठीक है। आगे चल के हम क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं मोलर मास। जैसे एटॉमिक मास क्या है, एक एटम का मास है, मोलर मास क्या होगा, एक मोलेकुल का मास होगा, ठीक है। एटम किसको बोलते हैं, इंडिविजुअल, जैसे कार्बन है, कार्बन एटम हुआ, ऑक्सीजन, ये कार्बन क्या हुआ, एटम हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, एटम हुआ, हाइड्रोजन क्या हुआ, एटम हुआ। लेकिन अगर हम यही लिख दें H2O, तो ये क्या हो जाएगा, मोलेकुल हो जाएगा। O2 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, मोलेकुल हो जाएगा। H2SO4 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, मोलेकुल हो जाएगा। ये सब तुम 9th-10th में पढ़े हो। मतलब सिंगल एटम है तो वो एटम है, और ग्रुप्स ऑफ एटम है तो वो क्या है, मोलेकुल्स है। तो जैसे एटम का मास हुआ, वैसे ही क्या निकलेगा, मोलेकुल का मास, मोलेकुलर मास। मोलेकुलर मास कैसे निकलेगा, H2O का मोलेकुलर मास, H2O में जो जो एटम है उसके मास को ऐड कर दो। तो H2O के अंदर हाइड्रोजन है, हम क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना लिख लें, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 के आसपास, 1.008, तो 1 ही हुआ ना। तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, एक ऑक्सीजन है, तो हम क्या लिखें, 16 इंटू 1, ये जोड़ देंगे। और चूंकि ये हाइड्रोजन का मास 1 mu होता है, एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 mu होता है, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 mu होता है, तो ये सब जोड़ के आ जाएगा 18 mu, 18 AMU। इसी तरह से अगर हम बात करें CH4 का, तो कार्बन का मास होता है 12 mu, अभी तो हमने निकाला था 12 mu, और 4 हाइड्रोजन, तो हम लिखेंगे 4 इंटू 1 mu, कितना हो जाएगा, 16 mu। मतलब मोलिकुलर मास क्या होगा, मोलिकुल के अंदर जो एटम है वो सबके मास को जोड़ दो तो वो हो जाएगा मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास का मतलब एक मोलिकुल का मास, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे मोलिकुल का मास तुम निकाल सकते हो। इसके बाद आते हैं फार्मूला मास। ये तुम्हारे लिए नया हो सकता है, हालांकि ये भी 9th में पढ़ना था। फार्मूला मास क्या होता है, फार्मूला मास इनफैक्ट तुम समझ सकते हो कि मोलिकुलर मास ही है। एक्चुअली होता क्या है, कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो मोलिकुल के फॉर्म में नहीं रहता है। जैसे H2O की बात करें तो H2O मोलिकुल की फॉर्म में रहता है। मोलिकुल मतलब H2O एक अलग होगा, दूसरा अलग होगा, तीसरा अलग, चौथा अलग, ऐसे होगा। CO2 भी, H2SO4 भी, O2 भी, ये मोलिकुल के फॉर्म में रहता है। जबकि कुछ ऐसा स्पेसीज है जो मोलिकुल के फॉर्म में नहीं रहता है। मोलिकुल के फॉर्म में रहना मतलब ग्रुप्स, मतलब ऐसे समझो कि ये अलग आइडेंटिटी रखता है। ये H2O जब पानी ग्लास में रखते हो तो उसमें एक H2O अलग, दूसरा H2O अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, ऐसे होता है। लेकिन वहीं एक नमक का टुकड़ा रखो, एक NaCl का इतना बड़ा टुकड़ा रखो, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि NaCl एक अलग, दूसरा NaCl अलग, तीसरा NaCl अलग, चौथा अलग, ऐसा नहीं होता है।
उसमें Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इस तरह से पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। तो उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसके रिपीटेशन से पूरा सॉलिड बना होता है उसको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, मतलब कोई भी टुकड़ा है इतना बड़ा नमक का, NaCl का, तो उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा जिसके रिपीटेशन से पूरा जिसके रिपीटेशन से पूरा सॉलिड बनेगा उसी को बोलते हैं हम फॉर्मूला यूनिट। अभी तुम इतना ही समझो, आगे डिटेल जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे हम लोग। तो जनरली फॉर्मूला यूनिट या फॉर्मूला यूनिट का बात होता है आयनिक कंपाउंड में। तो ये सब देखो, ये सब आयनिक कंपाउंड है, तो ये सब के केस में हम लोग मोलेकुल ना बोल के हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। कोवैलेंट कंपाउंड के केस में क्या बोल देते हैं? मोलेकुल। और आयनिक कंपाउंड के केस में क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट। और उसी फॉर्मूला यूनिट के मास को हम क्या लिख देते हैं? फॉर्मूला मास। समझ आया? तुम चाहो तो इसको भी मोलेकुल मोलेकुल बोल सकते हो, और ज्यादातर लोग बोलते हैं NaCl मोलेकुल, NaCl मोलेकुल, बट गलत है। NaCl जो आयनिक कंपाउंड होता है उसको मोलेकुल नहीं बोला जाता है, उसको फॉर्मूला यूनिट बोला जाता है, और उसके मास को फॉर्मूला मास बोला जाता है, ना कि मोलर मास बोला, ना कि मोलेकुलर मास बोला जाता है। ठीक है, बट चलता है, लोग इसको भी इसके मास को भी मोलेकुलर मास बोलते हैं, बट फॉर्मूला मास बोलना चाहिए टेक्निकली। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, जैसे NaCl का फॉर्मूला मास क्या होगा? Na का एटॉमिक मास को Cl के एटॉमिक मास से जोड़ दो, ये हो गया NaCl का फॉर्मूला मास। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मोल। ये सब हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, लेकिन अभी ये जब खत्म होगा इसके बाद बड़े आराम से डिटेल में पढ़ेंगे चीजों को। बट ये NCERT में जो लिखा था और 9th में तुम थोड़ा बहुत जो पहले पढ़े हो उसी को हम रिवाइज कर रहे हैं। इनफैक्ट मोल क्या होता है? मोल को NCERT लिखता है 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स और एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब क्लियर है, कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में, कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितना भी एटम होता है उतना अगर कोई चीज है तो हम उसको बोलेंगे 1 मोल। कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतना एटम होता है, 602221367000000000000000 इतना एटम होता है। मतलब अगर किसी भी चीज में इतना कोई चीज है तो हम बोलेंगे वो 1 मोल है। मतलब अगर तुम्हारे पास ढेर सारा रुपया है, तुम्हारे पास इतना रुपया है, तो हम बोलेंगे तुम्हारे पास 1 मोल रुपया है। 1 मोल क्या है? कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितना भी एटम होता है, जितना भी एटम का नंबर है उसको बोलते हैं 1 मोल। अब कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितना एटम है इतना रुपया अगर तुम्हारे घर है तो हम बोलेंगे तुम्हारे घर 1 मोल रुपया है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितना भी एटम है वो तो फिक्स है, इतना एटम है। इतना अगर किसी के पास बुक्स है तो हम बोलेंगे उसके पास 1 मोल बुक्स है। डिफिनेशन देखो, 1 मोल इज द अमाउंट, 1 मोल अमाउंट है ऑफ ए सब्सटेंस का दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम के 12 ग्राम में जितना भी एटम है इतना अगर कोई भी चीज रहेगा तो हम उसको बोलेंगे 1 मोल। कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतना एटम होता है। ठीक है, मतलब इसको हम बोलेंगे 1 मोल। इसको अगर इस तरह से लिखें तो 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब 1 मोल क्या हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया। इस नंबर को एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। एक्चुअली एक साइंटिस्ट था, उसी के नाम पे ये नाम रखा गया है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट, या कई बार इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोला जाता है। बार बार इतना बड़ा ना लिखा जाए, इतना बड़ा ना लिखा जाए, Na लिख दिया जाता है, एवोगाड्रो
नंबर। ठीक है, ए एन नहीं लिखा जाता है, एन ए लिखा जाता है। एन बड़ा और ए भी बड़ा ही रहता है, लेकिन छोटा लिखते हैं थोड़ा, मतलब कैपिटल लेटर नहीं होता बट छोटा करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये था 1 मोल। मोलर मास क्या होता है? मोलर, अब देखो ये मोलर है, मोल से आया है। एटॉमिक मास क्या है? एक एटम का मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक एक एटम का मास। मोलेकुलर मास कहां से आया? मोलेकुल से, एक मोलेकुल का मास। मोलर मास कहां से आया? मोल से। एक मोल के मास को हम क्या बोलेंगे? मोलर मास। जैसे एक हाइड्रोजन एटम का मास इतना है, तो मोलर मास क्या होगा हाइड्रोजन एटम का? एक एटम का मास ये है, तो मोलर मास मतलब एक मोल का मास। एक मोल मतलब इतना एटम का मास। तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन एटम का मोलर मास निकल जाएगा। समझ आया? एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास। हाँ, एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास। मोलेकुलर मास मतलब एक मोलेकुल का मास। और मोलर मास मतलब चाहे एटम हो या मोलेकुल हो, दोनों का मोलर मास निकल सकता है। बस दोनों का क्या होना चाहिए? एक मोल होना चाहिए। एक मोल का जो मास होगा उसको हम बोलेंगे मोलर मास। इसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन देखेंगे हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू, या आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम इतना ही रखते हैं। अब इन चीजों को थोड़ा डिटेल में हम अपने स्टाइल से पढ़ते हैं। ये इनफैक्ट एनसीईआरटी का स्टाइल था। ठीक है, देखते हैं। बट जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा हुआ है इसमें तुमको किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए? मेरे समझ से तुम्हें बस एक चीज पे ध्यान दो, काम हो जाएगा। 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, हटाते हैं इसको और अब आते हैं इन चीजों को डिटेल में देखते हैं। एक और चीज तुमको हम बताते हैं, जब तुम एन अवस्थी का बुक पढ़ोगे, एन अवस्थी के बुक से क्वेश्चंस करोगे, इनफैक्ट वो प्रॉब्लम का बुक है, उसके शुरू में कुछ थ्योरी भी दिया है। वो थ्योरी फॉर्मूला है केवल, तो वो तुम्हारे रिवीजन के काम आएगा। तुम रिवीजन के टाइम पे एन अवस्थी के फॉर्मूला को ही केवल रिवाइज कर लो, तो वो फॉर्मूला सफिशिएंट है। ठीक है, देखते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा कंपटीशन लेवल पे। और अब जो हम पढ़ा रहे हैं वो है हमारा स्टाइल। अभी तक तो तुम एनसीईआरटी स्टाइल पढ़ रहे थे। देखो, ये चैप्टर बड़ा सिंपल है अगर तुम प्रॉपर्ली समझो तो, और तुमको समझना तो पड़ेगा क्योंकि तुमको आईआईटी या नीट जो करना है समझना तो पड़ेगा। जरा गौर करते हैं। एक बड़ा सिंपल सा हम एटम ले लेते हैं, सोडियम। सोडियम हर कोई जानता होगा, सोडियम है ये। इसका एटॉमिक मास कितना होता है बताओ? 23 होता है। ऐसे हम बता दें, एटॉमिक मास याद करने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे खुद ब खुद याद हो जाएगा। और एग्जाम में एटॉमिक मास दिया रहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ का याद रहना चाहिए, तो धीरे धीरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। हम लिख दिए 23। देखो, तुमसे एक सवाल करते हैं, जरा ध्यान देना। तुमसे क्वेश्चन है हमारा, सोडियम को हटाओ, सोडियम के पहले एक और सिल्वर। सिल्वर, इसका जो एटॉमिक मास होता है, इसका जो एटॉमिक मास होता है ये होता है 108। अब मेरे को तुम ये बताओ, सिल्वर वही चांदी जो जिसका तुम रिंग विंग पहनते हो, सिल्वर के एक एटम का मास कितना होगा? एक एटम का मास बताना, एक एटम का मास। चलो बताओ, सोचो तुम सारे लोग। ऑफ कोर्स हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, फिर भी सोचो।
तुमको लग रहा होगा सर क्या होगा, सिल्वर के एक एटम का मास 108 होगा और क्या, बट 108 होगा मतलब 108 क्या, 108 किलोमीटर, 108 मीटर, 108 टन, 108 ग्राम, 108 केजी, 108 एमयू क्या। अगर तुम सोचते हो कि सिल्वर का एक एटम का मास 108 ग्राम होगा तो तुम क्राइम कर रहे हो। कैसे, गौर करना, 108 ग्राम समझते हो, 100 ग्राम, 100 ग्राम का वेट तुम देखे होगे मार्केट में जब दुकान से कुछ लाने जाते होगे तो। क्या सिल्वर का एक एटम 108 ग्राम का हो सकता है? 108 ग्राम, जो कॉइन होता है ना 1 रुपया वाला, वो 10 ग्राम के आसपास होता है, और तुम 108 ग्राम, वो तो बड़ा सा होगा, 100 ग्राम के आसपास बोल रहे हो। अगर एटम 100 ग्राम के आसपास का रहेगा तो एटम दिखेगा नहीं। क्या इंडिविजुअल एटम दिखता है हमें? नहीं दिखता है। इसका मतलब सिल्वर का एक एटम का मास 108 ग्राम तो नहीं होता है। फिर क्या मतलब रहा एटॉमिक मास का? मतलब है सिल्वर का एक एटम का मास 108 ग्राम नहीं, 108 एमयू होता है। सोडियम का एक एटम का मास 23 एमयू होता है, 23 ग्राम नहीं होता है। ठीक है, तो जरा गौर करो, अगर हम लिखते हैं सोडियम का एटॉमिक मास 23 एमयू, तो ये हो गया, क्या हुआ ये, मास ऑफ 1 सोडियम एटम। सोडियम के 1 एटम का मास, देखो जिसका भी एटॉमिक मास जो कुछ भी है उसको अगर एमयू में लिख देते हो, सोडियम का एटॉमिक मास 23, इसको तुम एमयू लिख देते हो 23 एमयू, तो ये हो जाता है, ये इनफैक्ट एटॉमिक मास है, ये इनफैक्ट 1 एटम का मास है। लेकिन अगर यही 23 को 23 ग्राम लिख दो तो ये हो जाता है मास ऑफ 1 सोडियम एटम। गलत है, ये क्या होगा, ये होगा मास ऑफ 1 मोल सोडियम एटम, 1 मोल सोडियम एटम। समझे? किसी भी एलिमेंट के एटम एटॉमिक मास को एमयू में लिख देते हो तो वो 1 एटम का मास हो जाता है, और उसी को ग्राम में लिख देते हो तो 1 मोल का मास हो जाता है। अब तुम बोलोगे सर 1 मोल का 23 ग्राम मास हो जाएगा, 23 ग्राम तो अच्छा खासा, वो हाथ पे रखेंगे तो पता चलेगा। तो तुम जरा बताओ इस 1 मोल सोडियम का मतलब क्या है? 1 मोल सोडियम का मतलब है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम। मतलब 23 ग्राम कितना एटम का मास है? इतना सोडियम एटम का मास है। जानते हो कितना बड़ा नंबर है? ये बहुत बड़ा नंबर है। इतना सोडियम एटम रहेगा तब उसका मास 23 ग्राम होता है। मतलब तो क्लियर है कि सोडियम का एक एटम का मास तो बहुत छोटा होने वाला है। समझे? ठीक है, अब जरा देखो, अगर हम लिखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, कार्बन। कार्बन कार्बन का एटॉमिक मास जनरली लिखा रहता है 12। अगर तुम लिख देते हो 12 एमयू तो ये है बेसिकली मास ऑफ 1 कार्बन एटम। लेकिन अगर यही तुम 12 ग्राम लिख देते हो तो ये क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। और 1 मोल कार्बन एटम का मतलब क्या हुआ? ढेर सारा एटम, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। इतना एटम का मास है 12 ग्राम, जबकि एक एमयू किसका मास कितने का मास है? सॉरी, जबकि 12 एमयू कितने का मास है? एक एटम का मास है। और ये कितने का मास है? इतना एटम का मास है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी एग्जांपल उठा लो, कोई भी एटम बता दो। अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास याद होगा तुम्हें, बोलते हैं लोग 16, तुम भी बोलते होगे 16। फिर से हम इस 16 को अगर
16 AMU बोलें तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। लेकिन अगर हम लिखें 16 ग्राम तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब बहुत ढेर सारा ऑक्सीजन एटम। कितना ऑक्सीजन एटम? 6.022 इंटू 10⁻23, इतना एटम है ना। इसी तरह कोई भी ले लो, नेक्स्ट ले लेते हैं कोई भी एक एटम ले लो, उसके एटॉमिक मास को अगर एमयू में रिप्रेजेंट करते हो तो वो एक एटम का मास होता है। उसके एटॉमिक मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो तो वो एक मोल का मास हो जाता है। मतलब अगर बोला जाए सोडियम का एटॉमिक मास तो तुमको बोलना चाहिए 23 AMU। और अगर बोला जाए सोडियम का मोलर मास, मतलब एक मोल सोडियम का मास, तो 23 ग्राम, क्योंकि ये एक मोल का ही मास है और एक मोल के मास को ही तो मोलर मास बोलते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास बोला जाए तो तुम्हें बोलना चाहिए 12 AMU, एटॉमिक मास एक एटम का मास। और अगर सोडियम का मोलर मास बोला जाए तो तुम बोलोगे एक मोल सोडियम का मास 12 ग्राम। सॉरी, कार्बन के एक मोल का मास 12 ग्राम, कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU, ऑक्सीजन के एक मोल का मास 16 ग्राम। तो ये है ऑक्सीजन का मोलर मास, ये है कार्बन का मोलर मास, और ये है इतना ग्राम सोडियम का मोलर मास। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कुछ और चीजों पे, इसको हटाते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, एटॉमिक मास पे बेस्ड, एटॉमिक मास पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? अगर हम तुमको बोलें कि हम तुमको कार्बन दिए, कार्बन कितना ग्राम, अगर हम तुमको 24 ग्राम कार्बन दिए, 24 ग्राम कार्बन, तो तुम्हें बताना है इसमें पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, दूसरा नंबर ऑफ कार्बन एटम। अभी तक हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा, बिना फॉर्मूला का, मतलब अभी कुछ देर में कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा, बिना फॉर्मूला का हम मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। फॉर्मूला आगे देख लेंगे हम। थर्ड, तुम्हें बताना है नंबर ऑफ कार्बन एटम, तुम्हें बताना है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुम्हें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुम्हें बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तुम्हें बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोटॉन, तुम्हें बताना है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोटॉन, तुम्हें बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इन क्वेश्चंस को फटाफट करो बिना किसी फॉर्मूला का, हमने कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं बताया है। अब जरा देखो, गौर करो, देखो कितना आसानी से बनेगा।
तुमको दिखा कार्बन, है ना, कार्बन का एनालिसिस करते हैं, गौर करते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, बोलो 12। अगर हम 12 mu लिखते हैं तो ये हो गया मास ऑफ 1 कार्बन एटम। और अगर हम लिखते हैं 12 ग्राम, इसका मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। ये तो तुम पहले से जानते हो, क्वेश्चंस के पहले से। कार्बन चूंकि यूज है तो कार्बन से रिलेट करके हम ये दो इंफॉर्मेशन लिख लिए। अब जरा गौर करो, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, एक मोल कार्बन, जरा ध्यान देना, 12 ग्राम क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। मतलब क्या है, 1 मोल कार्बन करस्पॉन्ड 12 ग्राम, 12 ग्राम, है ना। हम क्या लिख सकते हैं, 12 ग्राम करस्पॉन्ड, मतलब 12 ग्राम कार्बन करस्पॉन्ड 1 मोल कार्बन। हमारे पास कितना ग्राम कार्बन है, 24 ग्राम। तो 12 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, तो 24 ग्राम ऑफ कार्बन करस्पॉन्ड कितना मोल कार्बन। यूनिटी मेथड लगाओ ना, 12 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, तो एक ग्राम इक्वल टू 1/12 मोल, तो 24 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/12 इंटू 24। इसको इक्वल टू का भी साइन दे सकते हो। अब ये कितना हो गया, 2 मोल हो गया। पहला का आंसर होगा 2 मोल। और ऐसे भी समझो, इतना करने का कहां जरूरत था। अरे सर 12 ग्राम है ना, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 12 mu लिख दिया तो एक एटम का मास आ गया। अब 12 ग्राम लिख दिया तो 1 मोल का मास आ गया। मतलब 12 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, और यहां 24 ग्राम लिखा हुआ है, तो कितना मोल हुआ, 2 मोल हुआ, हो गया 2 मोल, है ना। अब दूसरा तरीका देखो, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे तुमसे बोला जाए कि 24 बनाना, नहीं, तुमसे बोला जाए कि 2 दर्जन बनाना है, तो कितना बनाना हुआ, 24 बनाना। इतना मोल कार्बन एटम है तो